हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलासा। और आज हमारा 11th वीडियो रहने वाला है मेंस की डिस्कशन को करते हुए। इससे पहले हमने 10 वीडियोस कर लिए हैं जिसके अंदर GS1 का सिलेबस हमने किया है और आज हम GS2 को शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट रहने वाला है इंडियन पॉलिटी। जैसा कि हमने टोटल 27 सब यूनिट्स का जो HS मेंस का सिलेबस है उसको डिस्कस करने की एक मुहिम चलाई है, तो इसके अंदर आज जो ये अपना 11th वीडियो है इसके अंदर GS2 के सब यूनिट 1 में सब यूनिट 1 और 2 ये जो सिलेबस यहाँ पर दे रखा है इसके अंदर है आपके पास इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी एक ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रीलिम्स से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, और यहाँ पर मेंस के अंदर 5 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो अराउंड ये मान के चलिए कि ये 50 मार्क्स आपको मेंस में देके जाता है और 20 मार्क्स ये आपको प्रीलिम्स में देके जाएगा। और इनकी तैयारी बिल्कुल इंटीग्रेटेड होगी। और आज जो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसमें सारे के सारे PYQs है, सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्रोनोलॉजिकल सिलेबस के ऑर्डर में मैंने आपके लिए क्या किया है, अरेंज किया है। तो कैलासा हिमाचल टेलीग्राम चैनल पर ये PDF आपको मिल जाएगी। एक बार देख लेते हैं कि भाई GS2 के अंदर हम पहुंच गए हैं। यूनिट हमारा 1 चल रहा है, इसके अंदर सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 है। फिर सब यूनिट जो 3 होता है वो किसका होता है, हमारे पास HP का होता है। GS2 का सिलेबस बड़ा छोटा सा है। पहले आपके पास इंडियन पॉलिटी है, फिर आपके पास गवर्नेंस है, फिर आपके पास IR है। इसके भी 1 और 2 अलग अलग यूनिट है, इसके भी 1 और 2 अलग अलग यूनिट है। तो दो दो सब यूनिट में ये क्या है, एक तरीके से कॉमन सिलेबस बना हुआ है। और इंडियन पॉलिटी का भी सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 के अंदर का सिलेबस है। फिर यहाँ पर HP है। HP में पहले HP की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के बाद HP की लेजिस्लेशन है और इसके बाद HP के बहुत सारे गवर्नेंस के इश्यूज यहाँ पर है। तो एक तरीके से हम 1, 2, 3 और 4 सब्जेक्ट GS2 के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने टोटल जो है 10 सब्जेक्ट्स किसके अंदर डिस्कस किए थे, अपने GS1 के अंदर डिस्कस किए थे। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली PDF पे आ जाते हैं। कैलासा जो हमारा हिमाचल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं ये PDF आपके साथ शेयर कर लिया था। आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा रहने वाला है। अराउंड मैंने 180 टोटल क्वेश्चंस बनाए हैं जिसमें से 120 के अराउंड यूनिक क्वेश्चन है। मतलब मिनिमम आपको 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं। और मैं इसमें ये कह सकता हूं आपको कि आपकी प्रीलिम्स की एज वेल एज मेंस की तैयारी हो जाएगी अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपने क्या कर लिए, तैयार कर लिए। आप लक्ष्मीकांत की हेल्प ले सकते हो, ChatGPT की हेल्प ले सकते हो। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि भाई यूनिट 1 के अंदर 2 सब यूनिट है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, सेलिएंट फीचर। तो ये मान के चलिए आपकी कि लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग के शायद 2 या 3 चैप्टर के अंदर ये सब चीज़ें हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसका रोल लिखा है और सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है डायरेक्टली सिलेबस के अंदर। फिर वही सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अब ऐसा है कि देखो यहाँ पर प्रियम्बल को नहीं स्किप करेंगे, फिर आपके पास पार्ट 1 को नहीं स्किप करेंगे, पार्ट 2 सिटीजनशिप को नहीं स्किप करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर आपके पास प्रियम्बल पार्ट 1 पार्ट 2 के ऊपर भी क्वेश्चन बनाए हैं। और देन डेफिनेटली ये हमारे पास पार्ट 3, ये पार्ट 4 और फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A के ऊपर मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। और फिर इसके बाद आता है आपके पास अमेंडिंग प्रोसेस, दैट इज योर पार्ट 20, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंक्लूडिंग योर थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो लक्ष्मीकांत का इनिशियल पार्ट है उसी के अंदर ये दोनों के दोनों अमेंडमेंट प्रोसेस एज वेल एज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दोनों चैप्टर आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो भाई सिलेबस में ये 3 हेडिंग लिखिए। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे प्रियम्बल के ऊपर, पार्ट 1 के ऊपर एज वेल एज पार्ट 2 के ऊपर। अब इस टोटल में मैंने लगभग अराउंड जो है यहाँ पर 70 क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। उस 70 में 50 क्वेश्चन यूनिक होगा, तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस यहां पर दोनों क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ये भी प्रॉमिस करता हूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से उठ के आएंगे। फिर आपके पास देखिए यहां पर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये बात जो है ये पहुंच गई बात हमारी पार्ट 5 के ऊपर, पार्ट 6 के ऊपर। पार्ट 5 पार्ट 6 के अंदर पहले एग्जीक्यूटिव लिखा होता है, फिर लेजिस्लेचर लिखा होता है, फिर जुडिशियल लिखा होता है। एग्जीक्यूटिव में सेंटर आर्म में आ गए, प्रेसिडेंट आ गया, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल्स आ गई, फिर आपके पास अटॉर्नी जनरल आ गया, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आ गई, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आ गया। स्टेट के अंदर
गवर्नर आ गया, सीएम एंड उसकी काउंसिल आ गई, एडवोकेट जनरल आ गया, लेजिस्लेचर में विधानसभा विधान परिषद आ गई, जुडिशरी में आपका हाई कोर्ट आ गया। तो उसी तरीके का आंसर सिलेबस है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर आपके पास है जी फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंशियल एंड लोकल लेवल और सब जो चैलेंजेस के अंदर है। तो ये मान के चलिए आपकी भाई यहाँ पर आपका पार्ट 11, पार्ट 12 जिसके अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन है इंक्लूडिंग योर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और पार्ट 12 के अंदर आपके पास आते हैं फाइनेंशियल रिलेशन। बट इसके अलावा जैसे आपके पास भाई पार्ट 8 हो गया यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 में आपके पास हो गया कोऑपरेटिव पंचायती राज, अपने पास अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, फिर आपके पास कोऑपरेटिव्स, पार्ट 10 में हो गया शेड्यूल्ड एरियाज, उसके भी मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। और आप देखेंगे कि पंचायती राज के ऊपर हर साल सवाल भी आ रहा है। फिर आपके पास सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, फिर आपके पास वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो आप देखेंगे कि भाई पार्ट 14 के बाद, ठीक है, तो 14 के बाद यूपीएससी, फिर आपके पास इलेक्शन कमीशन, फिर आपके पास लैंग्वेज, ये सब चीज़ें पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इन सब के क्या बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एज वेल एज स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी है, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ लक्ष्मीकांत में जो दी है, उनके पावर, फंक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन किस प्रकार की होती है, ठीक है। फिर आपके पास बीच में भाई 18 नंबर पार्ट आ गया इमरजेंसी के ऊपर, और इमरजेंसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के अंदर एक तरीके से लिख रखे हैं कि भाई प्रेसिडेंट की इमरजेंसी की पावर क्या है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो रखा है। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस है, और अब मैं इस सिलेबस को बहुत डिटेल से आपको समझाने वाला हूं जब मैं आपके साथ सारे पॉसिबल क्वेश्चंस लिखवाने वाला हूं। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि भाई हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, फिर प्रियम्बल में आएंगे, फिर पार्ट 1 में आएंगे, पार्ट 2 में आएंगे, पार्ट 3 में आएंगे, इस तरीके से लास्ट क्रम तक बढ़ेंगे। और बीच में अमेंडमेंट पहले आ जाएगा, प्रेसिडेंट के साथ इमरजेंसी पावर पहले आ जाएगा, लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आएगी, स्टैट्यूटरी बॉडीज आएगी, इंक्लूडिंग जितने भी पीवाईक्यूज हैं। देखिए मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करके दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि इसके ऊपर नोट्स कैसे बनने चाहिए, फिर मैं ये बता रहा हूँ कि आंसर राइटिंग आपको करनी है। और ये तीनों स्टेजेस आप मेरे ये जो क्वेश्चन बैंक है, यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपका प्रीलिम्स मेंस ये वाला सारा फेज तैयार हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ करना है रिवीजन, और करनी है बाद में आपको टेस्ट सीरीज। तो भाई अपनी डिस्कशन यहाँ पर शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया अपना कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडिपेंडेंस एक्ट तक किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हुआ है। 2 तरीके से हुआ है, पहले आपके पास कंपनी रूल है, फिर आपके पास क्राउन रूल है। 1773 से लेकर आपके पास जो अपना 1853 का चार्टर एक्ट था, वहाँ तक कंपनी रूल है। 1858 का जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वहाँ से लेकर इंडिपेंडेंस एक्ट तक क्राउन रूल है। उसकी थोड़ी थोड़ी फीचर्स स्टेजेस की तरह आपने लिखनी। फिर भाई हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई इंडिजिनस फीचर्स क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की फीचर्स क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल में हमने क्या चीज़ें अचीव की, और किस तरीके से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस होता है। दीज आर द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस किस प्रकार का हमें फ्रेमवर्क देता है। इस फ्रेमवर्क मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। ये दरअसल मैं पहले कोशिश कर रहा था कि कंबाइंड क्वेश्चन बनाऊं, पर मैंने अलग अलग तोड़ दिया क्योंकि कॉलोनियल फीचर अलग है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर आया, यहाँ पर वोटिंग 1909 में शुरू हुई, बायकैमरलिज्म 1919 में शुरू हुआ, लिस्ट जो अपनी ऑल इंडिया फेडरेशन वाला जो स्ट्रक्चर है वो 1935 में शुरू हुआ। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क शुरू हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर सवाल बनाया गया। फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली चार्टर एक्ट 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35। अब ये वाले क्वेश्चन को एक तरीके से 8 नंबर में तोड़ा जा सकता है, तो जरूरी नहीं है कि इसको अटेम्प्ट भी करना पड़े यदि क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिया। फिर अपना भाई डायरेक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे ऐसा याद है कि एक बार कहीं ये शायद एंटी मेंस में क्वेश्चन आया था कि क्रिटिकली एग्जामिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये दोनों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। सवाल देखो 1909 पे भी बन सकता है काउंसिल एक्ट पे, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे भी सवाल बन सकता है। ऐसा कुछ पीवाईक्यू पहले भी आ रखा था, दैट वाज रिगार्डिंग योर चार्टर एक्ट्स। अब भाई फिलोसफिकल मूरिंग्स, तो अब हम प्रियम्बल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो ये 2016 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। बेसिक फिलॉसफी, सेम तरह का क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट आगे पूछा कि क्या ये ग्लोबलाइजेशन के ईरा में रिलेवेंट है। तो ये 2017 में 8 नंबर का क्वेश्चन आया है। सेम क्वेश्चन रिपीट 18 में हो गया, 8 नंबर का।
तो एक क्वेश्चन एक बार में अटैम्प्ट हो गया तो कॉमन क्वेश्चन आपके पास बन गया। ये तीनों क्वेश्चन एक तरीके कॉमन है, एक बार ही अटैम्प्ट करना है अच्छे से, बल्कि ऐसा कर सकते हो कि पूरा क्वेश्चन 12 नंबर के लिए अटैम्प्ट कर लिया तो एक बार ही आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग अचीवमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैं कहता हूं इसको भी 12 नंबर का क्वेश्चन कर लो, साथ में कंपोजिशन भी कर लो कि भाई कंपोजिशन क्या थी, ठीक है। बल्कि ये क्वेश्चन फिर करने की जरूरत नहीं रहेगी। इवैल्यूएट द क्रिटिसिज्म एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो अगर इसको भी कंबाइंडली प्रिपेयर कर लोगे तो वैसे भी कर सकते हो, अलग अलग भी अटैम्प्ट कर सकते हो। फिर भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नेहरू जी लेके आए थे, उसने फिलोसफिकल फाउंडेशन कैसे स्थापित की, इवन यही बाद में जाके एग्जामिन द सिग्निफिकेंस, तो यही बाद में जाके एक तरीके से प्रियम्बल को शेप देता है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल पे हम आगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आइडियल्स क्या दिए हैं, बेसिक टीनेट ऑफ द प्रियम्बल्स क्या है, 2020 का 4 नंबर का क्वेश्चन है, आज की डेट में 8 नंबर में अटेम्प्ट आपने करना है। 2024 में सोशलिस्टिक फीचर के ऊपर पूछा था कि प्रियम्बल में ये लिखिए, ये रेलेवेंट कैसे है प्रेजेंट डे में। तो एक तरीके से भाई डीपीएसपी की क्या इंप्लीमेंटेशन हो रही है उसको एक तरीके से अपना कंटेंट या बॉडी बना के आप इसको एड्रेस कर सकते थे। इनैमोरेट द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिलेबस में लिखा था डायरेक्टली, 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वेरियस सोर्सेज, ये 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसी का क्रिटिकल एग्जामिनेशन है कि बैग ऑफ बोरोइंग है या कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 12 नंबर में सवाल बन सकता है, ठीक है। तो इसको एक बारी में एक कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो उससे तैयार हो जाएगा। फिर अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। 8 नंबर, कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन गया, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में दिया हुआ आंसर है, वहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर लेना। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या है और इंडिया की पार्लियामेंट को आप सोवरेन मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो ये भी बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत में इसका कोर लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपने अपने वर्ड्स को एआई से थोड़ा मॉडिफाई करके 8 नंबर में इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। 2016 में क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है आगे भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये 2018 का 8 नंबर का क्वेश्चन है, जो क्वासी फेडरल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके ऊपर सवाल बना है। और 2019 में सेम तरह का सवाल आया कि इंडिया किस प्रकार से क्वासी फेडरल स्टेट है, तो ये सेम ही क्वेश्चन है एक तरीके से। फिर भाई ये पार्ट 1 का सवाल है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट आर्टिकल में लिखा है इंडिया इज यूनियन ऑफ द स्टेट, फिर सेकंड और थर्ड बोलते कि भाई पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि इसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो इंडियन यूनियन इज इंस्ट्रक्टिबल बट स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, इसको एग्जामिन कीजिए, इसको एक तरीके से क्या कीजिए, इल्यूसिडेट भी हो सकता है कि बताइए ऐसा किस प्रकार से, स्पष्ट कीजिए। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इनका आपने क्या लेनी है, मदद लेनी है। फिर आपके पास है भाई कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव डायमेंशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म क्या है। इस क्वेश्चन को यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, यहाँ नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे तो आगे जब सेंटर स्टेट रिलेशन में डिस्कस करूंगा वहां पर भी लिख सकते हो आप कि इंडियन फेडरलिज्म में किस प्रकार से कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव डायमेंशन है। एग्जामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इन द इरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो लगभग ये मान के चलिए कि 1980 के दशक के बाद भारत की जो पॉलिटिक्स रही है उसमें ये इंडियन फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है। एनसीईआरटी की मदद से भी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ, ये अब देखो सिलेबस में तो सिटीजनशिप एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा था बट पार्ट 2 के ऊपर सवाल बन सकता है। मेजर प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, इस पे भी सवाल बन सकता है, जैसे बीच में जब 2019 में अमेंडमेंट न्यूज़ में थी तो उसके ऊपर सवाल बना था। फिर आपके पास फंडामेंटल राइट्स एंश्योरिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंडिविजुअल लिबर्टी, इसको डिस्कस कीजिए। फिर की फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इजी क्वेश्चन बन सकता है, और ये ऑर्डिनरी लीगल राइट से कैसे डिफरेंट है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन बन गया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जस्टिफाई कीजिए स्टेटमेंट को कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ, 2017 में क्वेश्चन आया था, जस्टिस पुट्टा स्वामी की वर्डिक्ट आई थी उस साल, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन बन गया। फिर ये आप देखेंगे जैसे इस साल जया ठाकुर केस है जिसमें सैनिटरी जो अपना पैड्स वगैरह या मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड स्कूल कॉलेज में लड़कियों को जो राइट दिया गया है उसको राइट टू लाइफ के अंडर कंसिडर किया है, ऐसी जजमेंट इस साल आई है। क्या पता ये क्वेश्चन वापस रिपीट आ जाए। भाई राइट टू इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और राइट इक्वालिटी को हम आर्टिकल 14 में कैसे देखते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि इन दोनों के बीच में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को किस प्रकार से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भाई एक तरीके से ऐड यहाँ पे कर लो आप। फिर आपके पास 103rd अमेंडमेंट आई तो उसमें 2021 में सवाल बन गया,
4 नंबर का सवाल था, अब 8 नंबर में पूछा जा सकता है। अभी जैसे 106th अमेंडमेंट आई है, उस पर सवाल बन सकता है, या अभी लोकसभा के सेशन जो हो रहे हैं उसमें सरकार चाह रही है 2 अमेंडमेंट को पास करना, तो फिर डेफिनेटली उस पर सवाल बन सकता है। फिर 2025 में वापस क्वेश्चन एक तरीके से बनाया गया कि भाई ये रिजर्वेशन का जो ईडब्ल्यूएस का हमारा मैकेनिज्म है, इसके प्रोविजंस बताइए। फिर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल 32 के ऊपर डेफिनेटली क्या बन सकता है, सवाल बन सकता है। फिर भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 का जो सवाल है, ये 2022 में ऑलरेडी 4 नंबर में पूछा जा चुका है। 22 का पेपर, वैसे 23 का हम कहते हैं, 23 में पेपर हुआ था, अब 8 नंबर का वापस रिपीट किया जा सकता है। इवन यहाँ पर क्वेश्चन रिट्स को लेकर भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को भी आपने ऐड कर लेना। आर्टिकल 21 के ऊपर वापस ऑलरेडी ऊपर राइट टू लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमने देखा है कि 1970 के दशक के बाद ये एक तरीके से जुडिशियल एक्सपेंशन इसका हुआ है, खास करके ये मेनका गांधी केस की बात कर रहा है। तो इसके बाद कैसे ये राइट टू लाइफ भारत में इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की कैनोटेशन है, इसके ऊपर डेफिनेटली सवाल बन सकता है। फिर आपके पास फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 12 नंबर का सवाल बन सकता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 और पार्ट 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैंने 2 क्वेश्चन बीच में यहाँ पर ऐड किए, एक यहाँ पर ऐड किया, एक यहाँ पर ऐड किया, ये डेफिनेटली आपने अपने नोट्स में ऐड करना है। डीपीएसपी सोशलिस्ट आइडियल्स, जैसे पहले प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, वैसा ही डीपीएसपी के ऊपर 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है रिलेटेड टू गांधीयन एंड किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, या अभी रेलेवेंट है कि नहीं है, आज की करंट पॉलिसीज़ में इसको फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता, ऐसे कई सवाल बन सकते हैं। फिर सिमिलरली जो है डीपीएसपी को किस हद तक जो है इंप्लीमेंट किया गया है, क्या इसका स्टेटस है, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है तो फिर सरकार इसको किस प्रकार से देख सकती है, ऐसा सवाल भी बन सकता है ओवरऑल डीपीएसपी को लेकर। रोल ऑफ डीपीएसपी इन वेलफेयर स्टेट, तो ये जो वेलफेयर का आइडिया है या नोवल फीचर, इसको जो है हमारे BR अम्बेडकर ने कहा है, तो सेम तरह का ये क्वेश्चन है, सेम तरह का दोनों का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इंटरनेशनल पीस का जो आर्टिकल है, उसमें सरकार का जो डीपीएसपी है, इसमें सरकार ने किस प्रकार से एनालाइज करना है कि सरकार इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड डीपीएसपी को किस प्रकार से फॉलो कर रही है, ऐसा 2020 में 4 नंबर का सवाल बना था। अब 8 नंबर का सवाल बन सकता है। 2023 में जो हुआ, इसमें वापस सेम तरह का क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। 2022-23 का पेपर मिक्स सा हुआ था। अब कमीशन की जो वेबसाइट है वो इसको 23 लिखता, 22 नहीं लिखता, तो इसलिए जहाँ पे ऊपर 22 लिखा था मैंने, तभी 23 उसको चेंज कर दिया था। तो 23 में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। डिस्क्राइब हाउ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पहले मैंने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जब कहा था, तब ये 12 नंबर का क्वेश्चन बना था। यहाँ पर भी इस वाली डायमेंशन को जरूर आपने क्या करना है, एड्रेस कर लेना है। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये है, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये है, ठीक है। ये सारे के सारे जो अपना क्या नाम राइट्स है, सिर्फ जस्टिसेबल राइट्स है, बट बहुत सारे ऐसे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें देना चाह रही थी, बट ड्यू टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस या पॉलिटिकल नासेंट स्टेज वो जब फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, उसलिए उसको डीपीएसपी रखा गया। और आज सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम लिए है जिसमें जो डीपीएसपी में प्रोविजन दिए गए थे, धीरे धीरे उसको कहाँ पे ऐड किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया जा रहा है। जैसे राइट टू एजुकेशन 21A है, ये पहले जो है डीपीएसपी में हुआ करता था, तब ये आर्टिकल 45 में शायद हुआ करता था, ठीक है। फिर 46 में लिखा हुआ है, तो अब रिजर्वेशन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब जो चीज़ें मिल रही है, ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को दिखाता है। फिर आपके पास है करंट एम्फेसिस, सोशल कंसर्न, पॉलिटिकल सिस्टम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी आर गेनिंग प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट। अब जैसे हम बोलते हैं कि भाई वेयर 39B एंड 39C कम्स इन, 14 एंड 19 गोज आउट, ये 31C का प्रोविजन है। और बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स भी है जहाँ पर सरकार ने जो है जो डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए स्कीम्स लाई है, अगर उसमें आपके पास जो है अगर फंडामेंटल राइट भी ब्रीच हो रहे होते तब भी उसको लागू किया जाता है। ऐसी चीज़ के ऊपर कमेंट करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया था। फिर आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 पे हम पहुंच गए, सिलेबस में लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली सवाल बन सकते हैं। 3-4 तरह के यहाँ से सवाल बन सकते हैं। पहला तो यही डिस्कस था, सिग्निफिकेंस, क्रिटिकली एग्जामिन भी पूछा जा सकता है कि रोल क्या है कंटेम्प्रेरी इंडिया में। फिर आपके पास शुड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मेड लीगली एनफोर्सेबल, वैसे वर्मा कमेटी उसके ऊपर लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी मैंशनड है, उसका भी यहाँ पर जिक्र कर सकते हो। देन वही आगे आ जाते हैं, सिलेबस में लिखा है अमेंडमेंट प्रोसेस, तो एक तरीके से पार्ट 20 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर है दैट इट इज़ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। तो फिर यहाँ पर अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर और अमेंडमेंट टाइप में फ़र्क है। प्रोसीजर तो ये हो गया कि भाई इंट्रोड्यूस होगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, कुछ चीज़ों में स्टेट से मदद जो है स्टेट की भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। टाइप से हो गया कि भाई कुछ सिंपल
मेजोरिटी से हो जाते हैं, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से हो जाते हैं। एक आर्टिकल 368 का यूज़ करके होता है, एक विदाउट आर्टिकल 368 के यूज़ करके होता है। तो ध्यान रखना है कि प्रोसीजर और टाइप्स में फ़र्क है। फिर एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड हाउ डज इट मीन्स मेंटेन द बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों क्वेश्चन को अलग से आपने ध्यान रखना है। फिर आपके पास देखो, ये तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, जिसको अवॉइड कर सकते हो, ये दोनों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने। फिर एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 368 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। अब एग्जामिन जब यहाँ पे लिखा तो भाई वो 42nd अमेंडमेंट का जिक्र जरूर करना है, जहां पर इसको एक तरीके से जुडिशियल ड्यू के दायरे से बाहर रखा जा रहा था, और फिर आज की डेट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आ गया। ठीक है, तो वो वाली डिस्कशन यहाँ पे हम जा रहे हैं, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा डेफिनेटली अब हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो भाई जितनी भी मतलब बारीकियां हैं सिलेबस को पढ़ते वक्त या जब हम फाउंडेशन क्लासेस करते हैं, उन सब बारीकियों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बन गया अपना, क्रिटिकली एग्जामिन द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो भाई खुद एक जजमेंट में कहा है कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको आपने क्रिटिकली एग्जामिन करना है और देखना है कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से हाईजैक कर रहा है अमेंडमेंट की प्रोसेस को, और जुडिशरी एक तरीके से क्या कर रही है, पार्लियामेंट के रोल को लिमिटेड कर रही है। एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ 42nd एंड 44th अमेंडमेंट। ठीक है, रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बन सकता है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड एक और सवाल बन सकता है, आई होप कि आगे कहीं लिखा हो, तो इसको मैं अभी क्योंकि मेरे ध्यान में आ रहा है तो इसको ऐड कर देता हूं मैं, दैट 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए व्हाई इट इज सो, ऐसा भी सवाल बन सकता है। फिर भाई डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। अब बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर 2-3 तरह के सवाल है। इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक सवाल, एक्सप्लेन कीजिए या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट। फिर अगला एक की क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। इन तीनों के आंसर अलग अलग है, इसमें केसेस लिखने हैं, इसमें फीचर्स लिखनी है, और इसमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो मैंने क्लियरली बता दिया ये 3 सवाल है। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले अपने पास डिस्कस है, फिर अपना लिखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, व्हाट डू यू नो अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इनस्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये 2017 में क्वेश्चन आया था। इन दोनों को एक क्वेश्चन आप मान लो अटेम्प्ट करने के लिए। फिर आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2018 में क्वेश्चन आया था, इसको आप मान लो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। फिर क्रिटिकल एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2020 में सवाल आ रखा है। इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट्री सोवरेंटी। तो ये समझ लीजिए आप क्या कर रहे हो, क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को, उसके पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कैसे ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तरह का टेसल बना हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन की थोड़ी सी कीवर्ड से जो है डायमेंशन बदल सकता है कि एग्जामिन वेदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, क्योंकि जजेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो भाई क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है। फिर क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 में आ रखा है जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर, कि कैसे ये एग्जीक्यूटिव की पावर को लिमिटेड कर देता है। इवन आप देखेंगे कि जब जुडिशरी लेजिस्लेचर की पावर को लिमिटेड कर देता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, 2019 में आया, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल एक्टिविज्म। फिर 2019 में 8 नंबर में क्वेश्चन आया कि जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है इसको एग्जामिन कीजिए कि क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसका नुकसान होता है। क्योंकि देखो कभी जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, कभी जुडिशियल ओवर रीच हो जाता है। तो एक्टिविज्म पॉजिटिव वाली डायमेंशन है और ओवर रीच नेगेटिव वाली डायमेंशन। फिर आपके पास डिस्क्राइब द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इट इज़ क्वाइट ईजी कि कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हैं जो सपोर्ट करते हैं जुडिशियल रिव्यू को। ठीक है, एग्जामिन द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अगर ये वाला भी क्वेश्चन कर लोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, एड्रेस हो जाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवर रीच। डू यू थिंक दैट इंडियन जुडिशरी हैज क्रॉस द लिमिट, सब्सटैंटिएट टू आंसर। दैट मीन्स ये केसेस पूछ रहा है, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म है, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि ओवर रीच है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्रिटिकली एनालाइज द ग्रोइंग रोल ऑफ जुडिशरी इन द गवर्नेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ PIL। तो ये वाला क्वेश्चन एक नीचे वाला अटेम्प्ट कर लो तो ऊपर वाला भी एड्रेस हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि जुडिशरी का PILs के थ्रू बहुत ज़्यादा गवर्नेंस में रोल बढ़ चुका है। मतलब ऐसा भी हो चुका है कि भाई जुडिशरी की कमेंट्स की वजह से गवर्नेंस बड़ी
मजबूत भी हुई है और कई बार लिमिटेशन भी हुई है। जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी वाला केस था या मणिपुर में वायलेंस वाला केस था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जुडिशरी के ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स की वजह से एक तरीके से सोसाइटी में गवर्नेंस का इशू क्रिएट हो गया। तो देखिए, पहला जो सब यूनिट है उसमें 3 ही लाइन थी, बट बीच में जितने भी पार्ट्स थे जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट थे, उसके ऊपर मैंने सारे पॉसिबल क्वेश्चन बनाए हैं। कई जगह पर डुप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस भी है, क्योंकि पीवाईक्यूज में क्वेश्चन क्या हुए हैं, बहुत सारे रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट अभी पार्ट में हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, क्लियर बात। फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुआ है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये अराउंड 70 क्वेश्चन है। इसमें से 50 क्वेश्चन यदि आप करोगे तो मेरे हिसाब से सब यूनिट 1 को एक तरीके से आपने अपनी मेहनत जस्टिफाई कर ली। प्रीलिम्स एंड मेंस की एक तरीके से आपकी अच्छी तैयारी हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सब यूनिट 2 की तरफ। तो यहाँ पर 4 जो है लाइन में आपका सिलेबस लिख रखा है। इसमें से ये वाली जो लाइन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये आप स्पेशली जो लक्ष्मीकांता एक एंटी डिफेक्शन वाला चैप्टर है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला जो चैप्टर है, वो पढ़ के इसको क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। और एक इलेक्शंस करके अलग से चैप्टर लिखा हुआ है। बाकी ऐसा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक 1950 का है, एक 1951 का है। इसकी इंडेक्स भी यदि आप पढ़ लोगे तो पता लग जाएगा कि इसके क्या क्या प्रोविजंस है। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं, अराउंड 115-16 क्वेश्चन बने हैं। तो एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला तो एक बहुत बड़ा सा सेक्शन आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि प्रेसिडेंट यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ तक प्रेसिडेंट ही चल रहा है। तो 10 क्वेश्चन प्रेसिडेंट के ऊपर बने। इसमें से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो रिपीट हुए हैं। जैसे देखो, इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर 17, 18, 19 तक रिपीट हुआ। इवन 22 में 23 में भी 23 का ये पेपर था, इसमें भी रिपीट हुआ है। आगे एक लाइन जुड़ी है क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया था, कैन ही बिकेम द डिक्टेटर। तो 4 क्वेश्चन तो कॉमन ही हो गए। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ये आपको ज़्यादा लग रहे हैं, सो दैट कि मैं आपको होलिस्टिकली बता पाता कि पीवाईक्यूज में आया क्या है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे क्वेश्चन बन सकता है, वीटो पावर पे क्वेश्चन बन सकता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। क्या उसकी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, तो ये पावर्स को लेकर एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन एक ऐसा अटेम्प्ट करोगे कि सारी की सारी पावर्स लिख लो प्रेसिडेंट की क्या है, तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। और ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वाला क्वेश्चन है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वाला, ये यहाँ पर एग्जामिन करके भी पहले बना हुआ है, यहाँ पर भी एक एक्सप्लेन करके बना हुआ है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ में से आपने अटैम्प्ट करने हैं टोटल 10 में से। फिर आगे आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन बना है, तो हमने छोड़ना कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन बना है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल के ऊपर अगले 3 सवाल बने हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है। फिर भाई गवर्नर वाला थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंटर स्टेट रिलेशन सिलेबस का लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2025 में RN रवि केस जो हुआ था, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने अपने गवर्नर RN रवि के खिलाफ ही केस कर लिया था, क्योंकि उनकी 10 जो बिल थे वो पेंडिंग थे, विटो पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बना था। तो गवर्नर के रोल को लेकर बहुत जो है एक सेंटर स्टेट रिलेशन में गड़बड़ी रहती है, तो क्रिटिकली एग्जामिन करना इस रोल को। तो ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपका सारा का सारा ये पार्ट एड्रेस हो जाएगा। डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट से थोड़ी ज़्यादा ही होती है गवर्नर की, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और पावर एंड फंक्शन को भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसा कर लो कि पावर एंड फंक्शंस, और एक छोटा सा नोट लिख लो कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर क्या है। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे कि गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या रिलेशन है। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट अटेम्प्ट कर सकते हो। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा राज्यसभा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बट अभी ना अमेंडमेंट होगी, जब अमेंडमेंट होगी और लोकसभा एंड राज्यसभा की सीट्स बढ़ेंगी, तब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी तो वो डीलिमिटेशन वाला बिल पास नहीं हुआ, तो क्वेश्चन हो सकता है आपका डीलिमिटेशन जो बिल आ रहा है करंट अफेयर में, इसके ऊपर आपका क्या बनेगा, सवाल बनेगा, तब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कंपेयर द पावर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, तो प्रीलिम्स के लिए आप तैयार करते हो। कॉम्पोजिशन एंड पावर फंक्शन ऑफ राज्यसभा का स्पेशली क्वेश्चन बन सकता है, या क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है कि राज्यसभा के पास क्या स्पेशल पावर्स होती है जो लोकसभा के पास नहीं है। तो वो सब चीज़ें जो प्रीलिम्स के लिए बहुत फैक्चुअली आप तैयार करते हो, तो एक बार मेंस का जब क्वेश्चन लिख लिया तो वो अपने आप डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बाइकैमरलिज्म के क्या फायदे हैं। और बाइकैमरलिज्म को शुरू कर लिया था 1919 में। इससे रिलेटेड, इस रेफरेंस से भी क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, विप का क्या रोल है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है।
पार्लियामेंट्री मोशंस क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री डिवाइसेस क्या है, और 2016 में एक टोकन कट मोशन पे सिंपल 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो टाइप ऑफ कट मोशंस पूछ लो या वैसे क्वेश्चन कर लो तो इसको 8 मार्क्स में लिख लो, सारे के सारे पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन, टोकन कट मोशन, 8 मार्क्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये मान के कि भाई PYQ क्या होते हैं, हिमाचल प्रदेश में रिपीट होते हैं। ऑर्डिनरी बिल मनी बिल में क्या फ़र्क है, मनी बिल फाइनेंस बिल में फ़र्क क्या है, इसके प्रोसीजर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 में आ रखा है, आज ये क्वेश्चन 8 नंबर का आ सकता है। बोला जा सकता है आपके पास कि आप लिखिए प्रोसीजर क्या है, हाउ बिल बिकम एक्ट, और ये बताइए कि कैसे ये मनी बिल के लिए डिफरेंट है और फाइनेंस बिल के लिए डिफरेंट है। फिर क्वेश्चन बजटरी प्रोसेस पे बन सकता है, 8 नंबर का क्वेश्चन कि कैसे बजट को पास किया जा सकता है। और फिर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का रोल है, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल कमेटीज़ होती है आपके पास, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, उनका रोल, क्योंकि फाइनेंशियल जो रिलेशंस है और लोकल लेवल पर या फेडरल लेवल पर उसके ऊपर स्पेसिफिकली लाइन सिलेबस में लिखी है, तो इसलिए ये सवाल बने। पब्लिक अकाउंट कमेटी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट कमेटी, तो प्रीलिम्स में भी इसको हम बार बार याद करते हैं, तो मेंस में भी डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से काम करती है साल भर जब इसकी मीटिंग्स होती है, और जब ये कैग को पूछते हैं एज अ फ्रेंड कि किस प्रकार से सरकार ने पैसा खर्चा है, तो ये बहुत बड़ी एक नेशनल न्यूज़ बनती है। फिर सुप्रीम कोर्ट पे हम आ गए, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है, ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है, अभी 2 सालों से प्रीलिम्स में भी इस पर सवाल बन रहा है, तो मेंस में भी आ सकता है डेफिनेटली। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है एज आ गार्डियन, इसको डिस्कस कीजिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे है, कोलिजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट क्या है, NJEC की कंट्रोवर्सी क्या थी, क्योंकि इस अमेंडमेंट को क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। ठीक है, तो दैट वाज योर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर आपके पास जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स कौन से पेंडिंग है, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म की भारत में बात चलती है, और जुडिशरी के ऊपर एक तरीके से जैसे इस साल कंट्रोवर्सी हो गई थी कि NCERTs में लिखा हुआ था कि जुडिशरी में करप्शन है, तो मे भी सवाल यहाँ पर बन सकता है। रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की किस किस प्रकार की, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन जो है वो थोड़ी सी ब्रॉडर स्कोप की है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल जो है डेप्थ वाला क्वेश्चन होता है, तो मेंस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का क्या रोल है, ट्राइब्यूनल का क्या रोल है, इस पर भी सवाल बन सकता है। फिर वही अगला थीम आता है प्रॉब्लम्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, क्या सॉल्यूशन है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन 2019 में आया था, फिर 20 में 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, 16 में ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया था कि फाइनेंशियल रिलेशन को एग्जामिन कीजिए, 2025 में ये वापस क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर मेजर इंटेंट्स। तो ये देखिए चारों क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, साथ में ये भी करना है, ये भी लिखना है कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड भी बड़ा अच्छा था आपने लिखना है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म अवेलेबल है सेंटर स्टेट रिलेशन को अच्छा करने के लिए, जैसे हमारे पास स्टेट काउंसिल है, ठीक है, तो उसका आपने जिक्र यहाँ पर करना है। डिस्कस द रोल ऑफ GST काउंसिल, तो ये आपके पास 279A में मेंशन्ड है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उससे कैसे सही हुआ, तो फाइनेंशियल वाले ही को एड्रेस करते हुए इसका भी आप लिख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में भी इसको आप एज एन एग्जांपल डाल सकते हो। इवन यहाँ पर फाइनेंस कमीशन को डाल सकते हो, GST काउंसिल को डाल सकते हो, इंटर स्टेट काउंसिल को आंसर डाल सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है, तो ये पार्ट 11 की हम बात कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन पे हम आगे फिस्कल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। इंटर स्टेट काउंसिल अलग से क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये भाई पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड स्पेसिफिक सवाल है। जब अपना जो है जम्मू कश्मीर अलग किया गया था उस वक्त भी स्पेसिफिकली सवाल बनाया गया था जम्मू कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, यहाँ पर 2023 में कि करंट स्टेटस क्या है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या सवाल और सवाल बनते हैं, तो पार्ट 10 से शेड्यूल्ड एरियाज़ है, 6 शेड्यूल है। ठीक है, 6 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी लद्दाख मांग कर रहा था, तो इस पर सवाल आने की संभावना बनती है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने सवाल बनेंगे और क्रोनोलॉजी में कितने सवाल बन रहे हैं वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, वीडियो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट अभी अराउंड हमको और 60 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो वीडियो में प्लीज़ बने रहिए। कुछ और नए क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली बीच में ऐड कर रहा हूँ। फिर यहाँ देखिए 3 तरह के सवाल जो है वो रिपीट हो रखे हैं कि 1990 के बाद ऑलरेडी हमने एक सवाल ऐसा बनाया भी था कि कोएलिशन पॉलिटिक्स में फेडरलिज्म में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, बट यहाँ सवाल पूछा गया है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन की तरफ।
तो 2 बार तो क्वेश्चन बिल्कुल ही रिपीट आ गया था, एक बार बस 1990 की जगह पोस्ट ग्लोबलाइजेशन ईरा बना है। तो पहले ही मैंने एक क्वेश्चन फेडरलिज्म से रिलेटेड बनाया है, यहाँ पर पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन को लेकर सवाल बनाया है। तो ये वाला PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 में आया, 18 में आया, 23 में आया, क्या पता अटके 26 में आ जाए, नहीं तो 27 में डेफिनेटली आएगा। तो अब ये पहले 20-20 नंबर का क्वेश्चन बने थे, अब 12 नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा। फिर अपने पास पंचायती राज, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट आए। देखो 18 में क्वेश्चन आया, 19 में आया, 17 में आया, 19 में है, ठीक है। आगे 17 में एक और क्वेश्चन है, 16 में भी क्वेश्चन है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है पंचायती राज से रिलेटेड, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि फीचर्स तो है ही है, बट ये कि क्या पंचायती राज से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन फुलफिल हुई, ठीक है। फिर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, फेलियर की प्रॉब्लम्स क्या है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्राम सभा का रोल क्या है, क्या जेन्युइन डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, वर्किंग के ऊपर क्रिटिकल नोट लिखिए या इवेल्युएट कीजिए कि 73rd अमेंडमेंट का फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या ये स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम है, या फिर वॉलंटरी प्रोविजंस क्या है स्टेट गवर्नमेंट का, इसके ऊपर क्या रोल रहता है, रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है, इन सब के ऊपर क्या बन सकता है, सवाल बन सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्या और स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो ड्रीम है उसको अचीव किया जा सकता है, क्या चैलेंजेस है, ठीक है, क्या रोल है, इसके ऊपर ये जो अराउंड मैंने 10 सवाल बने हैं, इस 10 सवालों में से 5 सवाल आपने अटेम्प्ट करने, एटलीस्ट जो PYQ बने हुए हैं उसको तो करना ही करना है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ABC से रिलेटेड है, जैसे यहाँ 21 का एक सवाल है, फिर आपके पास 20 का एक सवाल है। तो सेम तरह के सवाल को अर्बन लोकल बॉडी के ऊपर भी क्या बनाया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो अगले जो 3 सवाल है ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, अर्बन गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो जो चीज़ें आप जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोनॉमी से रिलेटेड पंचायती राज में पढ़ रहे हैं, वैसी ही चीज़ें अर्बन गवर्नमेंट्स के लिए भी आपको पढ़नी है। फिर आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है 97th अमेंडमेंट को लेकर। तो इसके ऊपर नेक्स्ट जो 3 सवाल है इसमें से आपको 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं ताकि आपकी इसकी तैयारी हो जाए। अब आ गया भाई आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और आपके पास आ गया स्टैट्यूटरी बॉडीज़। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन है, इसके ऊपर 2019 में एक सवाल आ रखा है, बाकी इसकी फीचर से रिलेटेड सवाल है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-1951 का 12 नंबर का एक सिंपल सा सवाल बना है कि इसकी फीचर्स बताइए। तो अगर इसकी आप इंडेक्स भी पढ़ लोगे, PDF निकाल के अगर वो भी छाप लोगे तो आपका आंसर पूरा हो गया, ठीक है। अब आजकल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज टूट रही है, कभी डिफेक्शन लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन न्यूज़ में रहते हैं, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आपके पास एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन इन इंडिया, ऐसा 2021 में सवाल आया, अभी भी क्योंकि करंट अफेयर में रहता है, तो मुझे लगता है 2026 में ये सवाल आना रिपीट होता है, रिपीट हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड रिसेंट जुडिशियल डिसीजंस क्या है, इसके ऊपर कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स अभी होंगी या कोई केस चल रहा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन 2018 में आ रखा है कि रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स से क्या आप समझते हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन बनाया था कि इंडियन फेडरलिज्म में 1990 के बाद की पॉलिटिक्स से क्या फ़र्क पड़ा है। फिर आपके पास 21 में भी ऐसा क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। फिर आपके पास रिजर्वेशन को लेकर किस तरीके से हमारे पास जो है इलेक्शंस में या पॉलिटिकल इंक्लूजन में बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी सवाल बना है। देन आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास अटॉर्नी जनरल का रोल क्या है, UPSC, फाइनेंस कमीशन, कैग का क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट यहाँ पे कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के साथ। इलेक्शन कमीशन, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, तो इलेक्शन सिस्टम के ऊपर 2024 में ये करंट अफेयर में क्वेश्चंस था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी करंट अफेयर बनेगा या सीट्स जब बढ़ेगी तो ऐसा क्वेश्चन वापस एक करंट अफेयर से रिपीट आएगा। फिर शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लासेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इनके कंपोजिशन, पावर, फंक्शन। सिमिलरली आपके पास 102nd अमेंडमेंट या और कोई नई अमेंडमेंट आएगी उसके ऊपर सवाल बन सकता है, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के ऊपर 2022 में सवाल आया था और ये मुझे लगता है कि 2025 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2008 में मुझे ऐसा याद है। फिर आपके पास ह्यूमन राइट से रिलेटेड बन सकता है, विजिलेंस से रिलेटेड बन सकता है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। लोकपाल, साल में 1-2 आर्टिकल छप ही जाता है कि भाई लोकपाल इतना बड़ा मूवमेंट भारत में हुआ, बट इसके कुछ फ्रूटफुल नतीजे आ नहीं रहे। लोकपाल एक तरीके से टूथलेस बॉडी की तरह भारत में काम कर रहा है, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई क्रिटिकली इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। नेक्स्ट एक 2019 में स्पेसिफिकली क्वेश्चन बना था नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। फिर 2020 में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बना सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड। 2020 में ही ऐसा एक क्वेश्चन बना
सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर वेलफेयर ऑफ विमेन, ठीक है। और एक और ऐसा क्वेश्चन बना था, यस, पारिवारिक महिला लोक अदालत। तो ऐसे कुछ छुपे हुए टॉपिक्स हैं, ये लक्ष्मीकांत में भी है, मैंने देखा है कि वहाँ पर ये मेंशन्ड है और इसके ऊपर सवाल बने हुए। तो कई बार क्या होता है कि इसको हम ऐसे प्रिपेयर तो नहीं करते, क्या पता कल को ऐसी कोई और बड़ी छुपी हुई सी बॉडी पूछ ली, तो कई बार इसको हमने कॉमन सेंस से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जो PYQ में आया उसको आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना। फिर आपके पास लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड एंड पर्टिकुलरली एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग द बॉडी। तो सारे के सारे जितनी भी बॉडीज़ है जिसको हम बुलवाक्स ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, इनका क्या रोल रहता है डेमोक्रेसी से, इससे रिलेटेड सवाल बन सकता है। फाइनली लास्ट एक सवाल है 2024 में, ये करंट का टॉपिक है कि कास्ट सेंसस वाला जो बात है, इससे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स किस प्रकार से इन्फ्लुएंस्ड होती है। बिहार में उस साल ये हो रही थी, अब अपना जो सेंसस 2027 है इससे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। तो भाई अराउंड ये जो मैंने आपके पास यहाँ पर टोटल मैंने आपको अराउंड 180 क्वेश्चन जो बताए, यदि मैं कहता हूँ कि इसमें से आपने 120 to 130 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया, तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से होने वाली है। तो यदि आप देखेंगे कि पहले मैंने इंडियन हिस्ट्री के भी अराउंड 60 क्वेश्चन आपको करवाए, ज्योग्राफी के भी आपको 90 कुछ क्वेश्चन करवाए, तो उस हिसाब से 2 यूनिट के सिलेबस में यदि हम 120 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इट इज़ वर्थ इट। तो यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आपके पीयर ग्रुप में जो भी सब लोग हैं उनके साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी जैसे ही हमारी ये सीरीज़ नेक्स्ट अराउंड 8 to 10 डेज़ में ख़त्म होने वाली है, उसके बाद मैं स्पेसिफिकली एक तरह से टेस्ट सीरीज़ और आंसर राइटिंग प्रोग्राम, क्योंकि ये तो अराउंड 1300-1400 क्वेश्चन हैं, तो एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम जिसमें मैं आपको इवैल्यूएशन दे सकूं, ऐसा ही आंसर राइटिंग प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। थैंक यू सो मच।